दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर देखो पर। देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर आपका एक सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ महिला एवं बाल अपराध कानून से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, कि वहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस के करीब आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम आपके लिए टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 डाला है, और आप हमारे इस टेस्ट नंबर 2 को, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो आप ज़रूर पूरा देखें इस वीडियो को। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन वीडियोस के अंदर जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, इनकी पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम इनकी पीडीएफ फाइल जरूर शेयर कर देंगे आपके साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, वर्ष 2000 में किशोर न्याय अधिनियम 1986 के तहत कितने 86वें तहत कितने वर्ष से कम आयु बालक के बालक बालिकाओं को बालक की श्रेणी में रखा गया। देखिए, वर्ष 2000 में अगर किशोर न्याय अधिनियम 1986 के तहत की अगर बात करें, तो इसमें देखिए जो 18 वर्ष है, 18 वर्ष से कम जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए इनको बालक की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, 18 वर्ष से कम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लेकिन एक चीज़ और, 2000 से पहले अगर बात करें, तो जो 2000 से पहले अगर इसकी बात करें कि इसमें बालक की श्रेणी में कौन कौन आता था, तो देखिए 16 वर्ष के, तो 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2000 से पहले। ठीक है, अब 16 वर्ष से कम वाले के, जो 16 वर्ष से कम उम्र के जो लड़के थे, ठीक है, पुरुष हैं, उनको तो हम क्या कहते थे, बालक कहते थे। ऐसे ही जो 18 वर्ष से कम की जो युवतियां थीं, ठीक है, इनको भी हम क्या बोलते थे, बालक बोलते थे। तो अब ये कर दिया गया है कि भाई 16 वर्ष जो है, 16 वर्ष को हटाकर यहाँ पे पुरुषों में क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और दोनों में 18 वर्ष कर दिया है, समान कर दिया है, जब पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है, तो 18 वर्ष का लड़का हो या लड़की हो, उसको बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस न्यायालय में जूरी एवं जज के स्थान पर चिकित्सक, मनोविश्लेषण, मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री होते हैं। देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, जुवेनिल कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और नन ऑफ दीज। देखिए, जुवेनिल कोर्ट जो है किशोर न्यायालय, जिसको हम बोलते हैं किशोर न्यायालय, ठीक है, किशोर न्यायालय। तो आपको ये याद रखना है कि किशोर न्यायालय में जूरी और जज के स्थान पर चिकित्सक, मनोविश्लेषण या मनोवैज्ञानिक ये एवं समाजशास्त्रियों को बिठाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और देखिए, किशोर न्यायालय की अगर बात करें, तो किशोर न्यायालय का जो उद्देश्य है, ये बाल अपराधियों को दंड देना नहीं होता है इनका उद्देश्य। इनका उद्देश्य होता है उनको संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, उनको संरक्षण प्रदान करना, ये आपको याद रखना है, करना है इनको, उनको संरक्षण प्रदान करना। तो इसकी जो उद्देश्य है उनको संरक्षण प्रदान करने का होता है किशोर न्यायालय का। तो इसका आंसर है जुवेनिल कोर्ट। तो ये आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट कब पास हुआ। देखिए, रिफॉर्मेटरी एक्ट के बारे में अगर बात करें, तो देखिए इस जो 15 वर्ष से कम आयु के जो बालक थे, उनको अपराधी जो होते हैं, 15 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं, वो अगर अपराधी होते हैं तो उनको जेल ना भेजकर उनको सुधार गृह में भेजा जाता है। तो इसको रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट बोला जाता है। और ये जो पास हुआ था, ये हुआ था 1987 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1987। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, बोस्टल संस्था का संबंध किससे है। बोस्टल संस्था के बारे में अगर बात करें, तो देखिए बोस्टल स्कूल है, और यहाँ पर जो किशोर अपराधी होते हैं उनको रखने का ये स्कूल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए, बोस्टल संस्था के बारे में बात करें, तो देखिए जो 20वीं शताब्दी के जो दूसरे दशक के अंदर बोस्टल संस्था की स्थापना की गई, उसका कारण ये था कि जो किशोर अपराधी थे, जो कि 16 से 21 वर्ष के जो किशोर अपराधी थे, 16 से 21 वर्ष के जो किशोर अपराधी थे, इनको जो वयस्क अपराधी हैं उनसे अलग रखने का के लिए इसको स्थापना की गई थी, इनकी बोस्टल संस्थाओं की। ठीक है, और ताकि इनके अंदर सुधार आ सके, और ये जो अगर वयस्कों के साथ में रहेंगे तो इनमें ऐसा परिवर्तन ना हो कि ये और ज़्यादा खतरनाक अपराधी हो जाए। तो इसीलिए इनकी बोस्टल संस्थाओं की स्थापना की गई। और अगर इसके बारे में बात करें, तो देखिए जो 1991 के बारे में बात करें, तो 1991 तक राज्यों, जो भारत के अंदर 9 राज्यों में इसकी बोस्टल स्कूल है। 9 राज्यों में, एक है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये 1926 में खुला था। और आपका ऐसे है एक आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है, ये आपका आंध्र प्रदेश का है, 1928 में ये खुला था। ऐसे ही बिहार की बात करें, तो ये बिहार जो है 1926 में खुला है, बिहार का भी।
और इधर से आपका मध्य प्रदेश जो एमपी है, एमपी में ये 1928 में खुला। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर जो खुला ये 1929 में खुला। और यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में 1938 में खुला था बोस्टल स्कूल। और जो कर्नाटक और केरल है ये 1943 में खुले थे, कर्नाटक और केरल के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है? ठीक है। तो अगर ये जो भारतीय आईपीसी की धारा के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सी धारा है जो कि स्त्री की लज्जा भंग करने से आशय है, आशय निकलता हो, या उस पर आपराधिक हमला, उस पर हमला किया गया हो, या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित हो, तो ये जो जो धारा है वो है 354। तो ये धारा 354 के तहत ये सारे जो भी ये अपराध हैं ये सारे के सारे 354, धारा 354 के तहत आते हैं। ये आईपीसी की धारा 354 के तहत। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय दंड संहिता 376 डी के अनुसार सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों को कितने वर्ष की सजा रखी गई है? देखिए, सामूहिक बलात्कार की अगर बात करें तो सामूहिक 376 जो धारा है, 376 और 375 ये बलात्कार को परिभाषित करती हैं ये धाराएं। और 376 डी के अनुसार अगर कोई महिला है और उसके साथ में अगर सामूहिक बलात्कार होता है तो इसमें जो दोषी होंगे उनको जो सजा मिलेगी वो न्यूनतम 20 वर्ष की सजा दी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, न्यूनतम 20 वर्ष की सजा दी जाएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं का पीछा करने एवं ताक-झाँक करने पर कड़े दंड का प्रावधान ऐसे मामले में। देखिए, यदि किसी महिला का कोई पीछा कर रहा है या उसकी ताक-झाँक कर रहा है तो ऐसे अगर मामले में बात करें तो ऐसे मामले में पहली बार में तो उसको जमानती रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति है और ऐसे में पकड़ा जाता है तो उसको पहली बार में जमानती रखा गया, क्योंकि इसमें भूलवश भी किसी को गिरफ्त हो सकता है, ऐसा कि एक गलती भी हो सकती है, इसीलिए इसको जमानती रखा गया पहली बार में। लेकिन अगर दूसरी बार में अगर वो करता है, इसी तरीके से हरकतें करता है और फिर पकड़ लिया जाता है तो इसको गैर जमानती बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हो, सभी अस्पतालों को बलात्कार या तेजाब हमला पीड़ितों को तुरंत प्राथमिक सहायता या निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना होगा, और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई अस्पताल है और उसमें कोई बलात्कार या तेजाब हमला से कोई पीड़ित हो और वो वहाँ पहुँचे और वहाँ पर ऐसी प्राथमिक सहायता या निःशुल्क उपचार उपलब्ध नहीं किया गया हो, नहीं करा रहा हो कोई, और वहाँ पे ऐसी कराने में इनको जो विफल रहा हो, तो उनके लिए जो सजा का प्रावधान है, उनके लिए जो सज़ा है वो कम से कम 7 वर्ष की सज़ा दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लेकिन अगर सज़ा के बारे में बात करें तो ये जो उसकी जो आजीवन भी हो सकती है, जो प्राकृतिक जीवन काल तक की इसको सज़ा दी जा सकती है। और दोषी व्यक्ति में अगर यदि पुलिस हो या अधिकारी हो या लोक सेवक हो या कोई आपका प्रबंधन या अस्पताल कर्मचारी हो तो उससे जुर्माना भी दिए और जुर्माने का भी जमा अदा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धारा 376 ए का संबंध है। देखिए, धारा 376 ए का जो संबंध है मैंने अभी आपको बताया था, धारा 375 और धारा 376 जो है वो संबंधित है बलात्कार से। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 376 जो है वो बलात्कार से संबंधित है। उसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और देखिए, 376 के अंदर अगर बात करते हैं तो स्त्री की जो उसकी स्त्री की सहमति या उसकी बिना सहमति के या उसे डरा कर धमका कर, 376 ए में जो दिया गया है वो ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है और किसी महिला के साथ में बलात्कार करता है, बलात्कार उसकी सहमति या उसकी बिना सहमति के अगर उसके साथ में बलात्कार या डरा धमका कर या उसके साथ में उसके परिजनों को उसको किसी किसी उसके अपने का या फिर उसके परिजन का या उसके कोई चाहने वाले का मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ में अगर कोई जबरदस्ती करता है, बलात्कार करता है, तो जिसके कारण स्त्री को गंभीर क्षति होती है तो ये उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 376 ए उससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं के अंतर्गत निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न, इससे होने वाली मृत्यु और उत्पीड़न से तंग आकर महिला द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान रखा गया है? देखिए, ये जो धारा है वो ये धारा है आपकी, एक 498 ए है, 304 बी है और 306, ये आपकी ये सारी धाराएं हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और देखिए, इसमें बात करें तो 498 के बारे में बात करें तो 498 लगती है निर्ममता और निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न। तो इसमें 498 लगेगी। ठीक है, 498 लगेगी। और अगर बात करें तो देखिए 304 बी जो है, अगर इससे कोई मृत्यु हो जाती है तो उस पे लगेगी 304 बी।
ठीक है, 304 बी मृत्यु हो जाती है। और ये 306 जो है, वो 306 जो लगेगी वो लगेगी उत्पीड़न के साथ में, उत्पीड़न से तंग आकर महिला अगर आत्महत्या कर ले तो इसके लिए क्या करेगी, 306 जो धारा लगेगी वो 306 लगेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, कानूनन दृष्टि से बाल अपराध में सम्मिलित बालकों का आयु वर्ग है। देखिए, कानूनन दृष्टि से अगर बात करें तो बाल अपराध में जो सम्मिलित जो वो बाल बाल अपराध में सम्मिलित बालकों का जो आयु वर्ग है वो है 8 से 16 वर्ष। 8 से 16 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 8 से 16 वर्ष की आयु के बालक जो होते हैं वो कानूनन अपराध, जो कानूनन दृष्टि से बाल अपराध में सम्मिलित बालक होते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में समाहित है। देखिए, जो घरेलू हिंसा और महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसमें है आपकी 5, तो इसमें आपके अध्याय हैं, 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 5 अध्याय 37 धाराएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एकपक्षीय आदेश शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है। देखिए, अगर आदेश के बारे में बात करें जो शपथ पत्र पर पारित कर सकता है वो है धारा आपकी 23। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। धारा 23 के तहत ही कोई भी घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है वो धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो है अंतरिम एवं एक पक्षीय आदेश शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन है। देखिए, पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई सीमित समिति की अध्यक्ष महिला होगी। समिति के अन्य सदस्यों में एक सदस्य एसटी एससी से जुड़ी महिला का होना अनिवार्य है। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए ये बिल्कुल इसमें समाहित है। तो ये संबंधित है, ये इससे जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जो है 2013 के से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिवादी की जांच का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है। देखिए, जो परिवादी है उसकी जांच की अगर बात करें तो उसकी जांच का जो प्रावधान है वो है धारा नंबर आपकी 11, धारा 11। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए, ये तो आपके लिए है 15 क्वेश्चंस का सेट। इससे पहले भी हमने एक सेट डाला हुआ है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको इन वीडियो में से इस क्वेश्चंस के अंदर इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते थे। ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था आपके लिए कांस्टेबल का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और इसी तरीके से हम आगे भी आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आया है तो, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।